डार्क स्पिरिट के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पैट्रियार्च वहाँ पर स्ट्रगल कर रही होती हैं। उनकी अपनी ही मास्टर सोल उनकी बॉडी को वहाँ पर डिवावर कर रही है। जब वो वहाँ पर प्रिंस लैंग को मारने लगती हैं, उसी वक्त उनकी मास्टर सोल उनका साथ देना छोड़ देती है और वो खुद ही वीक होकर पीछे की तरफ हट जाती हैं। सेम उसी वक्त इन्हीं के सेक्टर के ग्रैंड एल्डर आगे बढ़ती हैं, अपनी तलवार के साथ पैट्रियार्च के एक बाजू को काट देते हैं। ऐसे वो वहाँ पर पैट्रियार्च के बाजू को काटती हैं। प्रिंस लैंग बाकी के तीनों के साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं। वो तीनों अपने नाइफ पकड़ते हैं, अपने वेपन्स पकड़ते हैं, पैट्रियार्च की बॉडी के अंदर दंसा देते हैं। तो जैसे वो अपने अपने वेपन्स पैट्रियार्च की बॉडी में दंसा देते हैं, पैट्रियार्च ऊपर की तरफ देखते हुए एक जबरदस्त चीख मारते हैं और साथ ही उनकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी ऑरा की पावर रिलीज होती है। और इसी पावर के रिलीज होने के बाद ही मास्टर सोल भी वहाँ पर डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है और पैट्रियार्च यहाँ पर देखते देखते उनकी बॉडी खाक बन जाती है और पैट्रियार्च का यहाँ पर अंत हो जाता है। पैट्रियार्च यहाँ पर मर गए हैं। सिर्फ उनका लॉकेट वहाँ पर बचता है जो कि नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और पैट्रियार्च के बारे में बताया जाता है कि यूनाई सेक्टर की हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट पैट्रियार्च है, जिसकी मौत उसकी अर्ली एज में ही हो गई है। जबकि दूसरा सीन हमारा लिन फेंग का दिखाया जाता है। लिन फेंग अभी उसी केव के अंदर बैठा होता है। वो वहाँ पर पड़े हुए स्टोन्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन लिन फेंग वहाँ पर उन सारे स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में ध्यान नहीं लगा पा रहा होता, क्योंकि उसे अभी भी सारी की सारी मेमोरीज याद आ रही होती है जो भी अभी थोड़ी देर पहले बाहर हुआ है। लिन फेंग को पैट्रियार्च और बाकी के सभी एल्डर्स याद आते हैं। लिन फेंग वहीं पर अपनी एब्जॉर्प्शन को छोड़ देता है और कहता है ये नहीं हो पाएगा, मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी शांत नहीं है, इसी वजह से मैं इन क्रिस्टल्स की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। यहाँ पर लिन फेंग हमें बताता है कि उसे इस जगह पर आए हुए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है और साथ ही लिन फेंग हमें यहाँ पर यह भी बताता है कि वो इस वक्त अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल के पीक पर है। हालांकि पिछली किसी चैप्टर में हमने बताया था कि वो तीसरे लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर फिर से वो अपनी पीक पर है और अभी वो अपने तीसरे लेवल के लिए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। लिन फेंग कहता है इस स्पेशल रूम की वजह से और इतने सारे क्रिस्टल्स की वजह से मैं अपनी सोल लेयर की सेकंड लेवल के पीक तक पहुंच पाया हूँ और बहुत ही जल्दी लगता है कि मैं अपने थर्ड लेवल पर पहुंच जाऊंगा। कि ये सारे क्रिस्टल्स अभी मेरे काम आएंगे, इसलिए मैं इन सभी को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता हूँ। लिन फेंग अपनी स्टोरेज रिंग को एक्टिवेट करता है और उन सारे के सारे क्रिस्टल्स को रिंग के अंदर रख लेता है। फिर वो सीधा लाइब्रेरी में चला जाता है और कहता है चलो अब यहाँ से अपने लिए कोई मार्शल आर्ट्स के स्किल देखता हूँ। सबसे पहले वो एक मार्शल आर्ट्स की बुक को उठाता है जिसके ऊपर एक टेक्निक का नाम लिखा होता है, जिसका नाम ओवरबियरिंग ब्लेड टेक्निक होता है। तो इस टेक्निक की मदद से लिन फेंग अपनी की पावर को एक ब्लेड की शेप दे सकता है, अपनी की पावर को ब्लेड की तरह यूज किया जा सकता है। लिन फेंग कहता है लेकिन ये तो वेपन टाइप वाले मार्शल आर्टिस्ट यूजर्स के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, मेरे पास तो इस तरह की मार्शल स्पिरिट नहीं है, इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। फिर वो वहीं पर कुछ और मार्शल आर्ट्स की बुक्स को देखता है। वहाँ पर तो बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स पड़ी होती हैं और वो सारी की सारी हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की बुक्स होती हैं। यहीं पर उसे एक स्पेशल बुक मिलती है जो उसके ऊपर शैडो क्रॉस टेक्निक लिखी होती है और ये काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक होती है। इसके 3 लेवल्स होते हैं। लिन फेंग कहता है मास्टर कुंग लाओ ने भी इसी टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, उन्होंने अभी तक इसके फर्स्ट लेवल को ही अनलॉक किया है, क्योंकि वो वहाँ पर जिस हिसाब से बैटल कर रहे थे वहाँ पर इसी शैडो क्रॉस मूवमेंट को ही यूज कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने इसके तीनों मूव्स को मास्टर कर लिया, मास्टर कुंग लाओ से भी आगे निकल जाऊंगा। लिन फेंग कहता है मुझे लगता है कि ये वाली टेक्निक मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि मेरे पास पहले से शैडो फ्लीटिंग मूवमेंट है, उसके साथ साथ ये वाली शैडो क्रॉस मूवमेंट वाली टेक्निक अच्छी रहेगी। लिन फेंग कहता है अब जबकि इस जगह के बारे में मेरे अलावा किसी और को नहीं पता, जिसको भी पता था वो सभी लोग मर चुके हैं, इन सारी बुक्स को यहाँ पर रख कर वेस्ट क्यों करना, मैं इन सभी को अपने साथ ले जाता हूँ और वो सारी बुक्स को ही अपनी रिंग के अंदर रख लेता है। फिर वो वेपन रूम में जाता है जहाँ पर सारे सोल वेपन्स पड़े होते हैं, वो उन सारे के सारे सोल वेपन्स को भी अपनी रिंग में रख लेता है। वहीं पर उसे एक और रूम दिखाई देता है। लिन फेंग कहता है यहाँ पर एक और रूम है, लेकिन मास्टर बीलाओ ने इस रूम के बारे में नहीं बताया था। जाकर उस रूम को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन फेंग उसके दरवाजे को ओपन नहीं कर पाता। लिन फेंग कहता है लगता है कि इसको ओपन करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, फिलहाल मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस रूम को ओपन कर सकूं, लेकिन मैं एक दिन वापस आऊंगा जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, फिर मैं इस दरवाजे को ओपन करूंगा और देखूंगा इसके पीछे क्या है। तो फिलहाल के लिए यहाँ से चलते हैं। लिन फेंग वहाँ से उस रास्ते की तरफ चल पड़ता है जिसके बारे में मास्टर बीलाओ ने से बताया था कि यहाँ से एक रास्ता बाहर जंगल की तरफ निकलता है। तो वो उस रास्ते से चलता हुआ सीधा जा रहा होता है कि सामने उससे एग्जिट दिखाई देता है। लिन फेंग कहता है मुझे लगता है कि हमारे यूनाई सेक्टर के जो पुराने एल्डर्स हुआ करते थे उन्होंने स्पेशल रास्ते को बनाया होगा, एक सीक्रेट पैसेज। कभी यूनाई सेक्टर के ऊपर हमला हो तो वो इस पैसेज को यूज करते हुए यहाँ से निकल सके, लेकिन इस बार क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे कि इन सभी के पास भागने का जरा भी वक्त नहीं था, इस वजह से हमने से कोई भी इस रास्ते को यूज नहीं कर पाया। फाइनली लिन फेंग उस एग्जिट को पार करता हुआ बाहर निकल आता है। तो वो इस वक्त ब्लैक रिज माउंटेन के पार होता है, यानी कि उस जंगल एरिया में जहाँ पर सिर्फ डीमंस और मॉन्स्टर्स रहते हैं। लिन फेंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने पैसेज का एग्जिट यहाँ पर रखा है, अब यहाँ पर तो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक डीमंस हैं। लिन फेंग सीधा जाकर नदी के पास अपना मुंह हाथ धोता है। लिन फेंग कहता है लगता है कि हमारे सेक्टर में से सिर्फ मैं ही अकेला जिंदा बचा हूँ, वरना और कोई भी यहाँ पर जरूर होता। इस वक्त उसे साइड से आवाज आती है। वो जल्दी से झाड़ियों में देखता है तो वहाँ
वहाँ पर एक रैबिट होता है, वो जल्दी से उसके पीछे लग जाता है। लिन फेंग कहता है ये तो एक रैबिट है, मुझे तो काफी ज्यादा भूख भी लगी है, चलो जल्दी से इसको पकड़ते हैं ताकि मैं इसको भून कर खा सकूं। वो उसका पीछा करता है लेकिन लिन फेंग उस रैबिट को नहीं पकड़ पाता। भागता हुआ उसके पीछे जा रहा होता है तो वहीं पर उसे काफी सारी लाइट दिखाई देती है। वो सारे के सारे भी स्पिरिट बीस्ट होते हैं लेकिन चमकने वाले जुगनू की तरह के। लिन फेंग कहता है यहाँ पर इतने सारे स्पिरिट बीस्ट कैसे हो सकते हैं। उन सारे स्पिरिट बीस्ट की डायरेक्शंस को चेस करता है, वो सामने की तरफ से आ रही होती हैं तो वो चलता हुआ सीधा उसी तरफ चला जाता है। तो लिन फेंग उन सारे स्पिरिट बीस्ट का पीछा करते हुए जैसे उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और उसके पास कुछ एनिमल्स बैठे होते हैं, वो सारे के सारे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। वो लड़की एक बियर मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर पट्टी बांध रही होती है। लिन फेंग भी वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है और उस लड़की को घूर घूर कर देख रहा होता है कि इतनी खतरनाक जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है। लिन फेंग अभी दरख्त के पीछे छुपकर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। वो लड़की उसे कहती है अब तुम कितनी देर तक वहीं पर छुपकर मुझे देखने वाले हो। लिन फेंग वहाँ से बाहर निकल आता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरा नाम लिन फेंग है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें देखा, तुम यहाँ पर इन स्पिरिट एनिमल्स के साथ क्या कर रही हो। तो वो लड़की उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए, चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, फिर साथ ही शर्माते हुए वह सोच रहा होता है ये लड़की तो कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी हमारी बात भी नहीं हुई और इसने मुझे जाने का कह दिया। तो लिन फेंग उस लड़की की बात सुनने के बाद वहीं पर जाकर एक रिच के ऊपर बैठ जाता है और वहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। तो लिन फेंग फिर से यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसी वक्त उसे उस लड़की की याद आती है और हमारा लिन फेंग शर्माते हुए वहीं पर लेट जाता है और कहता है ये क्या, अब तो मेरा ध्यान पहले से भी ज्यादा भटक रहा है। जब से मैंने उस खूबसूरत लड़की को देखा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। पहले तो अपने सेक्टर के मेंबर्स और पैट्रियार्च की याद मुझे ब्रेक थ्रू नहीं करने दे रही थी, अब इस लड़की की वजह से मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं अपने यूनाइट सेक्टर के ब्रदर्स का बदला कैसे लूंगा, अपने यूनाइट सेक्टर को दोबारा से रिवाइव कैसे करूंगा। तो लिन फेंग वहीं पर लेटे लेटे आसमान पर चांद की तरफ देख रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक बड़े से वुल्फ मॉन्स्टर के हाउल करने की आवाज आती है। लिन फेंग कहता है ये कैसी आवाज थी। वो जल्दी से उठकर उस आवाज का पीछा करता है। तो लड़की जहाँ पर बैठी होती है वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। बाकी के सारे छोटे स्पिरिट एनिमल्स भी उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर डर रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर जल्दी से जंप करते हुए उन सभी छोटे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे छोटे मॉन्स्टर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जब क्या वो लड़की वहाँ पर खड़ी होती है उस बड़े से दानव के सामने और वो ग्राउल करते हुए अब उसको मारने वाला होता है। उसी वक्त हमारा लिन फेंग उसके ऊपर अटैक करता है। फेंग अपनी 8th पाम ऑफ द डेसोल्यूशन मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और एक हीरो वाली एंट्री मारते हुए उस वुल्फ मॉन्स्टर से कहता है एक कमजोर लड़की को तंग करना बंद करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे 1-on-1 फाइट करो। और साथ ही हमारा लिन फेंग सोच रहा होता है लगता है कि मेरी हीरो वाली एंट्री से ये लड़की इम्प्रेस तो हुई होगी। फाइनली हमारा हीरो यहाँ पर किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मॉन्स्टर फिर से जंप करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, फिर साथ ही अपनी डार्क स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए उसके मुंह पे ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और लिन फेंग के पंच की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं पड़ता। लिन फेंग कहता है लगता है कि इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो फिर से अपने मुंह को खोलता है और लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, उसे बाइट करने की कोशिश करता है। लिन फेंग कहता है लगता है ये एक हाई लेवल का स्पिरिट बीस्ट है, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, इससे फाइट करने के दौरान ही मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, मैं यहीं पर अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल पर पहुंच सकता हूँ। अपनी पूरी बॉडी को अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ कवर कर देता है ताकि उससे फाइट के दौरान वो ब्रेक थ्रू कर सके और फिर से अपनी 8th पाम ऑफ डेसोल्यूशन मूव को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को पीछे की तरफ गिरा देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर गिरने के बाद फिर से धुएं में से बाहर निकलता है और लिन फेंग को एक जबरदस्त टक्कर मारता है। तो उस मॉन्स्टर की टक्कर काफी ज्यादा पावरफुल होती है। हमारा लिन फेंग उड़ता हुआ पीछे काफी सारे दरख्तों को तोड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं पर गिरने के बाद लिन फेंग वहाँ पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है। क्या वो अपना ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने वाला है, जबकि वो मॉन्स्टर दौड़ता हुआ सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। वो लड़की दूर खड़ी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़का कर क्या रहा है, ये वहाँ पर आराम से क्यों बैठ गया, क्या इस लड़के ने हार मान ली, क्या ये उस मॉन्स्टर के हाथ मरने वाला है। तो वो मॉन्स्टर भागता हुआ सीधा लिन फेंग के पास पहुंच जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर लिन फेंग के करीब पहुंचता है। वो जैसे ही उसको खाने लगता है वो लड़की चिल्लाकर उसे कहती है तुम भाग क्यों नहीं रहे, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो अपना मुंह खोलकर लिन फेंग को खा जाता है। इस बात से वो लड़की और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के हाथों मरना चाहते हैं। तो वो लड़की आगे बढ़ती है और कहती है चलो कम से कम मैं इसकी डेड बॉडी को तो इस बीस्ट से बचा सकती हूँ। लेकिन वो जैसी वहाँ पर उसके करीब पहुँचती है वो देखती है कि लिन फेंग ने उस बीस्ट के दांतों को पकड़ा होता है, वो उसके मुंह में अभी तक जिंदा होता है। और फिर साथ ही लिन फेंग उसे पंच मारते हुए उस बड़े से मॉन्स्टर को पीछे की तरफ गिरा देता है और उस लड़की से कहता है लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। और वो लड़की भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लिन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली मैंने अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल को अचीव कर लिया, मैंने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है। उसी वक्त उसे आवाज आती है, वो लड़की कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। लिन फेंग अपनी तारीफ करते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बस छोटे
मोटे स्क्रैचेस हैं। जैसे वो साइड पर देखता है तो वो लड़की उस मॉन्स्टर के पास बैठी होती है और उससे बात कर रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। लिन फेंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वो मॉन्स्टर मार खाने के बाद साइज में बहुत ही छोटा सा मॉन्स्टर बन जाता है। लिन फेंग भी वहीं पर आ जाता है और कहता है ये क्या, ये बड़ा सा मॉन्स्टर तो एक छोटा सा मॉन्स्टर बन गया। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग उस बड़े से वुल्फ मॉन्स्टर को हरा देता है और उसको हराने के बाद जब वो देखता है कि वो एक छोटा सा मॉन्स्टर बन गया है, उस लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है ये क्या, ये तो एक छोटा सा मॉन्स्टर बन गया। वो लड़की लिन फेंग को उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है। वो उसे कहती है जब भी फुल मून निकलता है तब ये इसी तरह बेसर्क हो जाता है और इसका अपने पर कंट्रोल नहीं रहता। नॉर्मली ये इसी तरह छोटे साइज में रहता है और बहुत ज्यादा अच्छा है। लिन फेंग उसे कहता है तो ऐसी बात है, लेकिन इस मॉन्स्टर का बहुत बहुत थैंक यू, इसकी वजह से मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। अब मैं अपनी रॉम में 3rd लेवल पर पहुँच चुका हूँ। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर इस जंगल में क्या कर रही हो। वो लड़की लिन फेंग से कहती है मैं अपनी सारी जिंदगी इसी जंगल में रही हूँ। मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती थी, मेरी माँ के चले जाने के बाद अब मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। लिन फेंग उसे कहता है तो क्या तुम इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं गई। वो लड़की उसे कहती है हाँ मैं कभी बाहर नहीं गई। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये इस जंगल में अकेली रहती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमन बीस्ट रहते हैं। जहाँ पर जो डीमन बीस्ट रहते हैं वो इसके दोस्त हैं और इसकी बात मानते हैं। तो है कि ये लड़की कोई कमजोर लड़की नहीं है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की लिन फेंग से पूछती है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लिन फेंग उसे कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं बस कल यहाँ से निकल जाऊंगा। वो लड़की उसे कहती है तुम्हारी बात सुनने के बाद तो ऐसे लगता है जैसे कि तुम बाहर की दुनिया से यहाँ पर आए हो और तुम वापस बाहर की दुनिया में जाने वाले हो। लिन फेंग उसे कहता है हाँ मैं बाहर की दुनिया से ही आया हूँ, यूनाई सेक्टर का एक डिसाइपल हूँ, लेकिन ये बात एक सीक्रेट है, किसी को इस बारे में बताना मत। मैं यहाँ से अपने सेक्टर में वापस जाऊंगा, अपने यूनाई सेक्टर में। क्या तुम्हें पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो लड़की लिन फेंग की बात सुनने के बाद सोच रही होती है मेरी माँ ने कहा था कि बाहर की दुनिया के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, लेकिन इस लड़के को देखकर लगता तो नहीं है कि ये कोई बुरा इंसान है। तो वो लिन फेंग से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होता है। उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या तुम वाकई में बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर पाओगी, तुम अकेले वहाँ पर जाकर क्या करोगी। तो वो लड़की लिन फेंग से कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही, अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे तो फिर मैं अकेले ही बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। तो लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद शर्माते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि मैं किसी से डरता हूँ जो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर बाहर की दुनिया खतरनाक है तो ये जंगल भी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये यहाँ पर रह सकती है तो बाहर भी रह सकती है। लड़की लिन फेंग से कहती है क्या बाहर की दुनिया में डरने लायक कुछ है जिससे तुम डर रहे हो। लिन फेंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है बाहर तो पहले से मेरे बहुत ज्यादा दुश्मन है और अगर ये खूबसूरत लड़की मेरे साथ वहाँ पर बाहर जाएगी तो किसी ने देख लिया तो वो जेलिस होकर ही मुझे मार डालेगा, लेकिन अगर मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर बाहर नहीं गया तो फिर ये लड़की किसी और के हत्थे चढ़ जाएगी जो कि बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि ये अकेली बाहर जाने पर तुली हुई है, इसलिए मैं इसको अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर हम दोनों एक साथ इस जंगल से बाहर निकलेंगे, तुम मेरे साथ जा सकती हो। वो लड़की भी लिन फेंग की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देती है। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की उसे कहती है मेरा कोई भी नाम नहीं है। लिन फेंग कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें एक प्यारा सा नाम देता हूँ, ऐसा रहेगा आज के बाद मैं तुम्हें मैंकिंग कहा करूंगा। तो नेक्स्ट सीन हमारा एक दूसरे एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर लियू कैंग होते हैं। लियू कैंग लैन अपने घोड़े के ऊपर एक भेड़िए का शिकार कर रहे होते हैं। यह भागता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है, जबकि लियू कैंग पीछे से उसके ऊपर एरो चलाते हैं, क्योंकि इनको गॉडली एरो कहा जाता है, इसलिए इनका निशाना मिस नहीं हो सकता। भेड़िए के जंगल के अंदर जाने के बाद भी उसके ऊपर तीर चला देते हैं और उनका एरो बहुत सारे दरख्तों को पार करता हुआ उस भेड़िए को जाकर लगता है, जबकि सोल्जर उसके पीछे जाता है। वो जंगल को पार करते हुए जब वहाँ तक पहुँचता है तो भेड़िया उस जंगल के दरख्त के साथ टंगा होता है। वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है हमारे मास्टर लियू कैंग तो वाकई में गॉडली एरो कहलाने के लायक हैं। सारे पेड़ों के होते हुए भी उन्होंने इस भेड़िए को निशाना बना दिया। उसी वक्त एक घोड़े वाला सोल्जर पीछे से भागता हुआ आता है और वहाँ पर आकर गॉडली एरो के सामने रुकता है, यानी मास्टर लियू कैंग के सामने, और उनसे कहता है जनरल बहुत ही बुरा हुआ है। जनरल उसे कहते हैं ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अपनी पोस्ट को छोड़कर यहाँ तक आना पड़ा इस न्यूज को देने के लिए। वो सोल्जर जहाँ पर ये सारी बात बताना स्टार्ट करता है वो उनसे कहता है प्रिंस लैंग ने इस सेक्टर के ऊपर अटैक किया, कुछ दिन पहले वो वहाँ पर गए थे, उनके साथ बाकी के 3 सेक्टर्स के पैट्रियार्च भी थे, उन सभी ने मिलकर इस सेक्टर के ऊपर अटैक किया, साथ ही आपकी रेड ब्लड कैवलरी को भी लेकर गए थे। जनरल उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे ये बताओ कि आउटकम क्या रही। वो सोल्जर उनसे कहता है यूनाई सेक्टर के एक स्टूडेंट जिसका नाम लिन फेंग है, उसके अलावा बाकी के सभी लोग मारे गए, सारे एल्डर्स के साथ साथ पैट्रियार्च भी मारे गए हैं और यूनाई सेक्टर खत्म हो चुका है। जनरल उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के
साथ उसे कहते हैं तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, यूनाई सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पैट्रियार्च नैनगोंग लिंग जो कि मेरा भाई है वो इतना कमजोर नहीं है, वो इतनी आसानी से मारा जा सके, तुमने झूठ बोला है। सोल्जर जनरल से कहता है जनरल मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये वाली न्यूज रॉयल सिटी से यहाँ पर पहुंची है, कैपिटल सिटी के जूजू एकेडमी से ये डायरेक्ट मेरे पास न्यूज पहुंची है और ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म है, पैट्रियार्च नैनगोंग भी मारे जा चुके हैं। जनरल उसे कहते हैं बस बहुत हो गया, तुम्हें इससे आगे बात करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत बड़े सदमे में होती हैं और अपने घोड़े को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। सोल्जर जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने जनरल को उठाते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमारा यूनाई सेक्टर का दिखाया जाता है। लिन फेंग उस लड़की को लेकर यूनाई सेक्टर की तरफ वापस आ रहा है। यहीं पर किंगजी सेक्टर के दो लड़कों को दिखाया जाता है। लड़का दूसरे से कहता है क्या तुम्हें पता है कि सेकंड प्रिंस लैंग ने यहाँ पर अटैक किया है और यूनाई सेक्टर के सभी लोगों को मार दिया है। तो दोस्त उसे कहता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब अब यूनाई सेक्टर हमारा हो जाएगा। वहीं पर उन दोनों लड़कों की नजर सामने से आने वाले हमारे लिन फेंग और मैंग किंग के ऊपर पड़ती है। तो वो दोनों लड़के वहाँ पर मैंग किंग को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है, हमने पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, लेकिन ये इस भिखारी से लड़के के साथ क्यों है जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं। का दोस्त से कहता है ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इतनी खूबसूरत लड़की तो तुम्हारे साथ होनी चाहिए, ये तुम्हें डिजर्व करती है। हम लोग इस लड़की को मार डालते हैं और इस लड़की को उठा लेते हैं। लिन फेंग मैंग किंग के साथ हंसते हंसते बातें कर रहा होता है, वो उसे अपनी स्टोरीज बता रहा होता है कि वहीं पर उन दोनों की नजर सामने उन दोनों लड़कों पर पड़ती है। वो उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो दोनों लड़के उस मैंग किंग से कहते हैं यंग लेडी ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है कि बहुत सारे बैंडिट हो सकते हैं, क्या तुम माउंटेन के ऊपर जा रही हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एस्कॉर्ट कर सकते हैं। मैंग किंग जब उन दोनों लड़कों की तरफ देखती है तो उसे समझ आ जाती है कि इन दोनों की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। तो लिन फेंग क्योंकि मैंग किंग के सामने इनको मारना नहीं चाहता, इसलिए वो उन दोनों से कहता है ब्रदर्स लोग यहाँ से बस गुजर रहे हैं, क्या तुम मेहरबानी करके हमें यहाँ से गुजरने दोगे। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने एस्कॉर्ट करने के लिए हमसे पूछा। सीनियर ब्रदर के साथ उसका जो दोस्त होता है वो उसके कान में कहता है ब्रदर इस लड़के को जरा देखो, ये कितनी आराम से बात कर रहा है, लगता है ये कोई बीगी बिल्ली है, बहुत ज्यादा डरपोक होगा। इस लड़के को डरा देते हैं और उसके बाद इस लड़की को इससे छीन लेते हैं। तो सीनियर ब्रदर उसके पंप करने पर जल्दी से अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और हमारे लिन फेंग के ऊपर घुमाकर अटैक कर देता है और कहता है तुमसे तो किसी ने बात ही नहीं की, मैंने तो इस यंग लेडी से बात की है। फेंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है लगता है कि तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आई। फिर साथ ही वो मैंग किंग से कहता है मैंग किंग मुझे जरा इनसे साइड पे जाकर बात करनी है, तुम यहीं पर रुकना, मैं इनसे बात करके आता हूँ। लिन फेंग उन दोनों का हाथ पकड़ता है और उन दोनों को साइड पर ले जाता है। लिन फेंग उन दोनों को क्लिफ के पीछे ले जाता है और वहाँ पर जाकर उन दोनों को फेंक देता है। वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब यहाँ पर इनके साथ क्या करने वाला है। पहले तो वो दोनों अपने हाथ पकड़कर बैठे होते हैं, लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लिन फेंग अपनी सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है और उनसे कहता है तुम दोनों को तो इस लड़की का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुम दोनों की जान नहीं ले रहा, वरना अब तक मैंने तुम दोनों को मार दिया होता कि मैं उस लड़की के सामने खून नहीं बहाना चाहता। इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना इरादा बदल दूं और तुम दोनों को मार डालूं। मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। लिन फेंग जैसे वहाँ पर गिनती गिनना स्टार्ट करता है वो दोनों बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं। लिन फेंग वापिस आता है और कहता है वो लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक निकले, वो बहुत ही स्पीड से भाग गए। मैंग किंग से कहता है मैंने उनसे बात की लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा डरपोक थे और वो डर कर भाग गए हैं। लो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंग किंग उसे कहती है तुमने उन दोनों को जान से क्यों नहीं मारा। लिन फेंग हैरान होकर उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है। मैंग किंग उसे कहती है वो तुम्हें मारना चाहते थे, उसने अपने वेपन से तुम्हारे पर अटैक भी किया था, फिर तुमने उन दोनों को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तुम्हें उन दोनों को मार देना चाहिए था। अगर वो दोनों अपने बाकी के साथियों को लेकर तुमसे बदला लेने के लिए वापस आ गए तो फिर क्या होगा। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे बदला नहीं लेने वाले, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बदला भी सिर्फ वही लेते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ होती है और ये लोग बहुत ज्यादा वीक थे, ये वापस नहीं आएंगे। मैंग किंग उसे कहती है चाहे वो लोग कमजोर ही क्यों ना हो लेकिन वो दूसरे कमजोर लोगों को जाकर बुली कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने हमेशा यहाँ पर बुली करने की कोशिश की। इसलिए अगर दोबारा कभी तुम इस तरह के लोगों को देखना तो उन्हें जान से मार डालना, इनको छोड़ना मत। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर मैंने दोबारा इस तरह के किसी बंदे को देखा तो मैं उसे मार डालूंगा। साथ ही मैंग किंग अपने कपड़े को उठाती है और उसके साथ अपना नकाब कर लेती है। लिन फेंग उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। मैंग किंग उसे कहती है मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, वो जिस तरह गंदी नजरों के साथ मुझे घूर कर देख रहे थे, मुझे उनका देखना पसंद नहीं आया, मैं अपने चेहरे को ढक रही हूँ। लिन फेंग उसे कहता है चलो ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैंग किंग उसे कहती है तुम्हारी आंखों में जो एक्सप्रेशंस हैं वो इन सारे लोगों के मुकाबले में काफी ज्यादा अलग हैं, इसलिए आज के बाद मेरा चेहरा सिर्फ तुम ही देख पाओगे, बाकी के सभी के लिए मैं नकाब करके रखूंगी। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। लिन फेंग उसे कहता है चलो अब आगे बढ़ते हैं। वो दोनों स्टॉर्मिंग कोच एरिया के करीब पहुंच जाते हैं और क्लिफ के ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर यूनाइट सेक्टर के डिसाइपल्स की लाशें पड़ी होती हैं। वहाँ पर अभी भी काफी सारे लोग होते हैं जो कि उन लाशों के पास से उनका खजाना लूट रहे होते हैं, यानी कि उनके पास जो चीजें होती हैं वो निकाल रहे होते हैं। तो वहीं पर एक लड़का होता है जो कि एक डेड बॉडी के पास से एक मार्शल आर्ट्स का स्किल निकालता है और कहता है मार्शल आर्ट्स का स्किल तो काफी अच्छा है लेकिन इसकी
डेड बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और फिर वो खड़ा होता है और उस बेचारे की डेड बॉडी को किक मारकर आगे की तरफ फेंक देता है। ये सभी लोग यहाँ पर इन डेड बॉडीज को लूट रहे हैं और साथ ही इनके साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं। लिन फेंग से सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। किंग उसे कहती है तुम इन सारी डेड बॉडीज को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, लेकिन जैसे वो लिन फेंग की तरफ देखती है लिन फेंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही अजीब होते हैं, जैसे कि अभी वो वहाँ पर जाएगा और उन सभी को मार डालेगा। लिन फेंग अपने चेहरे पे मास्क लगाता है और जल्दी से उस लड़के के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का जो कि वहाँ पर लाशों की तलाशी ले रहा होता है वो पीछे की तरफ देखता है। लिन फेंग की तरफ देखने के बाद वो फिर से अपना मुंह सामने कर लेता है और उसे कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो, अगर तुम्हें भी जहाँ पर इन लाशों के पास से इनका माल चाहिए तो जाओ जाकर किसी और लाश में ढूंढो, ये लाश मेरी है। लेकिन हमारा लिन फेंग आगे बढ़ता है, उसके सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और साथ ही उसकी मुंडी को घुमा देता है और उसी की तलवार निकालकर बाकी सभी को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक लड़का जो कि यूनहाई सेक्टर के डिसाइपल्स की डेड बॉडी के पास से माल निकाल रहा होता है। इस वक्त हमारा लिन फेंग मास्क लगाकर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का उसे कहता है अगर तुम्हें भी यहाँ से हिस्सा चाहिए तो जाकर किसी और डेड बॉडी के पास से ढूंढो, ये हिस्सा मेरा है, यहाँ पर जितनी डेड बॉडीज है वो सारी मेरी है, जाओ कहीं और पर जाओ। तो लेकिन लिन फेंग उसने हाथों को आगे बढ़ाता है और उसके सर को पकड़ता है और साथ ही उसकी मुंडी को मरोड़ देता है। उसकी तलवार लेकर बाकी के सभी के ऊपर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सारे बच्चे भी बहुत घबरा जाते हैं। उसके हाथ जितने भी लड़के लगते हैं वो उन सभी को मारी जाता है। वहाँ पर काफी सारे लड़के होते हैं जिन सभी को लिन फेंग ने मार दिया है। लिन फेंग कहता है अब जबकि तुम सभी लोगों को यहाँ पर डेड बॉडी से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तुम सभी को इन सभी के साथ ही ज्वाइन करवा देता हूँ, मैं तुम सभी को मार डालता हूँ। तो यही पर यूनहाई सेक्टर के चैनजिंग को भी दिखाया जाता है जो कि क्लिफ के ऊपर दो लड़कों के साथ खड़ा होता है। वो वहाँ पर से ये सब कुछ देखने के बाद कहता है तुम हो कौन जो यहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो, हम सभी लोग यहाँ पर प्रिंस लैंग के ऑर्डर्स पर इन सारी डेड बॉडीज को क्लीन कर रहे हैं, हमारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस लैंग के खिलाफ जाने की। तो लिन फेंग जैसे ऊपर क्लिफ की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो चैनजिंग है। वो चैनजिंग को देखने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। चैनजिंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। लिन फेंग हंसते हुए कहता है लगता है कि प्रिंस लैंग बहुत बड़ा बेवकूफ है जो उसने तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान को यहाँ पर इन सारी डेड बॉडीज को क्लीन करने के लिए भेज दिया। तो क्या लगता है कि तुम्हारा नाम रैंकिंग में है तो इसका मतलब यह है कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो। अब तो मुझे लगने लगा है कि प्रिंस लैंग की जूजू अकेडमी के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं। साथ ही हमारा लिन फेंग उसका नाम भी पुकारता है। जैसे वो चैनजिंग अपना नाम सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लिन फेंग से कहता है आखिर तुम हो कौन। तो लिन फेंग जल्दी से अपना मास्क उतारता है और उसे कहता है अब मैं यहाँ पर प्रिंस लैंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देने वाला हूँ क्योंकि उसने यहाँ पर मेरे यूनहाई सेक्टर को बर्बाद कर दिया, तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा। साथ ही लिन फेंग अपना मास्क उतार देता है। लिन फेंग जैसे ही अपना मास्क उतारता है चैनजिंग उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे वो पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है ये तो लिन फेंग है, ऐसा कैसे हो सकता है। लिन फेंग भी जल्दी से जंप करते हुए क्लिफ के ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद वो सबसे पहले उसके साथ वाले दोनों लड़कों को मार देता है। लिन फेंग उसे कहता है चैनजिंग तुम्हारे क्राइम बहुत ज्यादा बड़े हैं, तुम कभी हमारे यूनहाई सेक्टर के डिसाइपल थे और एक रैंकिंग वाले डिसाइपल थे, तुमने यहाँ पर अपने सेक्टर को छोड़कर जूजू अकेडमी को ज्वाइन करके हमारे सेक्टर को धोखा दिया है। इसके अलावा तुमने हमारे यूनहाई सेक्टर के डिसाइपल्स जो कि कभी तुम्हारे भाई हुआ करते थे उन सभी की डेड बॉडीज के साथ बहुत ही बुरा किया है। तुम एक इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम एक गद्दार हो और गद्दार की जो सजा होती है तुम्हें वही मिलेगी। चैनजिंग उठकर भागना शुरू कर देता है। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है मैं किसने कह दिया कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो। चैनजिंग उसे कहता है लिन फेंग इस लैंग तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, उसने तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि तुम्हें जहाँ पर भी देखा जाए तुम्हें मार दिया जाए, तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, अब तुम नहीं बच पाओगे, लैंग तुम्हें मरवा डालेंगे। लिन फेंग उसे कहता है मेरी मौत तो बाद में आएगी लेकिन फिलहाल तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर साथ ही लिन फेंग उसको भी मारने के बाद वापस आ जाता है। फेंग वापस से मैंकिंग के पास आता है। मैंकिंग वहीं पर खड़ी उसे देख रही होती है। लिन फेंग मैंकिंग से कहता है तुमने उस लड़के की बात तो सुन ली होगी कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो मैं एक बहुत ही हार्टलेस इंसान हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, क्या तुम अब भी मेरे साथ आगे बढ़ना चाहोगी। तो मैंकिंग उसकी सारी बात सुनने के बाद उसे कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अपना काम क्या है, किसके साथ क्या किया और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ना ही मुझे तुम्हारी वजह जाननी है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में एक बात अच्छी तरह से पता है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी।
होगी। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम्हें घोड़े के कदमों की आवाज आ रही है? लगता है कि कुछ सोल्जर्स इस तरफ आ रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़कर दोनों भागना शुरू कर देते हैं। वो सामने की तरफ भाग रहे होते हैं और वो सोल्जर्स भी सामने से आ रहे होते हैं। लिन फेंग कहता है हमें बचना होगा, लगता है फाइट करना पड़ेगी, ये सारे सोल्जर इसी तरफ आ रहे हैं। लिन फेंग उसे कहता है मेरे हाथ को कसकर पकड़ना और मुझे छोड़ना मत। तो ये दोनों सामने की तरफ भाग रहे होते हैं और सामने से वो घोड़े भी आ रहे होते हैं। जनरल लिू कैंग जहाँ पर अपनी आर्मी के साथ आए हैं वो उसके पास से गुजर जाते हैं। जनरल लिू कैंग लिन फेंग की तरफ देखते हैं। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है और आहिस्ता आहिस्ता सारे घोड़े उसके पास से गुजर जाते हैं। किंग उसे कहती है इन सभी को देखकर तो लगता है कि ये लोग हमारे लिए नहीं आए। लिन फेंग भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है ये सभी सोल्जर्स उन सोल्जर्स से काफी ज्यादा अलग महसूस होते हैं। लगता है कि ये रियल वाली रेड ब्लड कैवेलरी है। इसके साथ जो जनरल है वो लिू कैंग है। जनरल लिू कैंग सीधे उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पैट्रियार्च की मौत हुई है। उसका पेंडेंट वहीं पर पड़ा होता है। वो जाकर उसके नेकलेस को उठा लेता है और जनरल लिू कैंग वहीं पर अपने घुटने टेक देते हैं और बैठकर रोना शुरू कर देते हैं। वहीं पर दो सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहता है जब हमारे जनरल ने यूनाई सेक्टर के फाल के बारे में सुना तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा। इनका दिल टूट चुका है क्योंकि इनका भाई पैट्रियार्च नैनगोंग लिंग था वो मर चुका है। जनरल तो ये खबर सुनते ही बीमार हो गए थे और बड़ी मुश्किल से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए हमें इनके ऊपर नजर रखना होगी। जनरल जैसे वहाँ पर अपने घुटने टेक देते हैं वो सारे के सारे सोल्जर्स भी उनके सामने अपने घुटने टेक देते हैं। लिू कैंग उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम सभी को यहाँ पर झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सोल्जर्स कहते हैं जनरल जब तक आप झुके रहेंगे हम लोग भी यहीं पर बैठे रहेंगे, हम लोग उठकर खड़े नहीं होंगे। जनरल चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं मैंने कहा ना जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। साथ ही वो उन सभी से कहते हैं मैंने यूनाई सेक्टर को ज्वाइन किया था, मैं यूनाई सेक्टर का कभी एक डिसाइपल हुआ करता था और इस सेक्टर के जितने भी मास्टर्स थे वो सभी के सभी मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे। लेकिन उन सभी के अच्छी बर्ताव के बाद भी मैं इस सेक्टर को छोड़कर चला गया। मैंने सेक्टर को छोड़ा, मैंने इनके साथ गद्दारी की, मैं एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट हूँ। और फिर साथ ही जनरल वहीं पर जमीन के ऊपर अपना माथा पटकना शुरू कर देते हैं। जनरल के सारे सोल्जर्स उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास होते हैं और वो सभी लोग भी वहाँ पर बैठकर रो रहे होते हैं। जनरल कहते हैं ये सारी की सारी मेरी गलती है, मुझे पता भी था कि प्रिंस लैंग कितना बुरा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने फीफी को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए भेजा, अपने स्टूडेंट्स को हमारी नई एकेडमी में भेजे। पैट्रियार्च ने मना कर दिया जिसकी वजह से प्रिंस लैंग को यहाँ पर मौका मिल गया मेरे भाई को जान से मारने का। उसने मेरे पुराने सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मुझे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। सेक्टर ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मैं अब बदले में सेक्टर को कुछ भी नहीं दे सका, बल्कि मेरी वजह से सेक्टर बर्बाद हो गया। साथ ही लिू कैंग अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं ताकि वो अपनी जान ले सके। सोल्जर चिल्लाकर जनरल लिू कैंग से कहते हैं जनरल आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज ऐसा मत करें। लिन फेंग भी यहीं पर आ जाता है और पीछे से कहता है यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है। वो लिू कैंग से कहता है तुम्हारे क्राइम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, माफ करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो अपनी जान दे दो। तो जनरल के सारे सोल्जर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर लिन फेंग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जनरल के साथ इस तरह बात करने की। तो वो सभी लोग जैसे वहाँ पर गुस्सा होते हैं तो उन सभी का किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है। लिन फेंग उन सभी के किलिंग इंटेंट को महसूस करता है और कहता है लगता है कि ये सारी वाली रियल आर्मी है, अभी तो इन सभी की बॉडी से इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है। जनरल लिू कैंग भी लिन फेंग से कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पर अपनी जान दे देनी चाहिए, मुझे खुलकर समझाओ। लिन फेंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर तुम यहाँ पर अपनी जान ले लेते हो तुम मर जाते हो तो प्रिंस लैंग यहाँ पर और किसी भी इनोसेंट बंदे को नहीं मारेगा। अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेटी ल्यूफी की शादी डॉन फैमिली के यंग मास्टर के साथ हो जाएगी और इससे तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर तुम यहाँ पर अपनी जान ले लेते हो और मर जाते हो तो तुम्हारे मरने से यूनाई सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पर मरे हैं उन सभी की सोल्स बहुत ही आसानी के साथ दूसरी दुनिया में चली जाएंगी और उन्हें पता होगा कि उनके पीछे उनका बदला लेने वाला कोई भी नहीं बचा। तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी पावर्स को क्रिपल करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद तुम क्या करोगे, एक डरपोक इंसान की तरह सारी जिंदगी अपनी छुपकर गुजार दोगे। लिन फेंग यहाँ पर जनरल को ये सारी बातें करके ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसके जिंदा रहने से ज्यादा फायदा है बजाय इसके कि वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करे या फिर अपनी जान दे दे। वो जिंदा रहकर यूनाई सेक्टर के मरे हुए लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर सकता है। लिन फेंग जनरल से कहता है मुझे तुमसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कहना। फिर साथ ही वो जाकर एक सोल्जर से कहता है अपने जनरल को इस बारे में बता देना कि मरने से पहले पैट्रियार्च की बूढ़ी वाइफ ने उसे माफ कर दिया था और उसके साथ ही मास्टर बीलाओ ने कहा है कि वो इसे बहुत ज्यादा मिस करते हैं। सेक्टर के जितने भी मास्टर्स हैं वो सभी इसे बहुत ज्यादा मिस करते हैं। लिन फेंग उस सोल्जर से कहता है मेरा ये वाला मैसेज जनरल लिू कैंग को दे देना और वो यहाँ से चला जाता है। जनरल लिू कैंग भी फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है, मरने से यहाँ पर प्रिंस लैंग अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। उसने मेरे ब्रदर नैनगोंग को तो मार दिया है लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैं इन सभी लोगों का बदला ले सकता हूँ। जनरल के उठकर खड़े होने के बाद सोल्जर वहाँ पर आता है और जनरल से सारी बात बता देता है कि लिन फेंग ने उनके लिए जो भी मैसेज दिया है। जनरल कहते हैं मैं वाकई में एक अनवर्दी डिसाइपल हूँ। प्रिंस लैंग ने यहाँ
पर जो कुछ भी किया है मैं उस सब का बदला उससे जरूर लूंगा। साथ ही वो कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है जो जहाँ पर खड़े होकर मेरे सामने इस तरह बात करके चला गया। साथ ही वो सोच रही होती है आखिर ये लड़का है कौन। उसी वक्त उन्हें याद आता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इकलौता डिसाइपल है जो कि यहाँ पर जिंदा बचा है। क्या यही वो लड़का लिन फेंग है जिसको बचाने के लिए यहाँ पर सेक्टर के प्रोटेक्टर्स ने भी अपनी जान दे दी। लिन फेंग के वहाँ से चले जाने के बाद जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं। मैं यहाँ पर ऑर्डर्स देता हूँ पूरे स्टॉर्मिंग कॉज एरिया को यूनाई सेक्टर के बच्चे और उनके पैट्रियार्च की टॉम बना दी जाए। आज के बाद कोई भी बंदा इस एरिया के करीब नहीं आएगा। जो भी यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे उसको मार डालना। आज के बाद मैं यूनाई सेक्टर को सील कर रहा हूँ। इन सभी लोगों ने यूनाई सेक्टर के रिसोर्सेज के लिए इन सभी लोगों की जान ली है। इनमें से किसी को भी यूनाई सेक्टर के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। लिन फेंग और मैंकिंग दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। लिन फेंग मैंकिंग से कहता है मैंकिंग मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आना चाहता था। ये मेरा सेक्टर है। यहीं पर मेरे सेक्टर के सभी लोग मारे गए। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं इन सभी को आखिरी बार देख सकूं। मैंकिंग आगे से उसे कुछ भी नहीं कहती। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में और कुछ भी नहीं पूछना। मैंकिंग उसे कहती है नहीं मुझे तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मेरी मॉम ने कहा था जब एक मर्द उदास होता है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो उससे कोई भी बात मत करो। लिन फेंग उसे कहता है लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी तुम्हारी माँ की दी हुई है। क्या तुम्हारी माँ ने बाहर की दुनिया के मर्दों के बारे में तुम्हें कुछ बताया है। मैंकिंग उसे कहती है हाँ मेरी माँ ने बाहर की दुनिया के मर्दों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि बाहर के जितने भी मर्द है वो सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये दोनों यहीं से बातें करते हुए सामने की तरफ चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 53 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यूनाई सेक्टर वाले आर्क का एंड हो गया था। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक नया आर्क स्टार्ट हो रहा है। तो एपिसोड की शुरुआत में घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है। घोड़ा गाड़ी के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और वो अपनी घोड़ा गाड़ी को वहाँ पर रोक कर खड़े होते हैं क्योंकि उस घोड़ा गाड़ी के अंदर एक यंग मास्टर होता है और यंग मास्टर के साथ एक पुराना कैरेक्टर हमारी जिंगजुन होती है जो की हान मैन के साथ थी। यंग मास्टर ने जिंगजुन का हाथ पकड़ा होता है और उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ, हम दोनों घोड़ा गाड़ी में अंदर बैठते हैं। जिंगजुन उसे कहती है यंग मास्टर मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठ सकती हूँ, मैं तो बस तुम्हारी एक सर्वेंट हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती। यंग मास्टर उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ बैठ सकती हो, मेरे साथ बैठकर अपनी सैडनेस को भूल जाओगी। तो यहीं पर एक और लड़का होता है जो कि इन सारे गार्ड करने वाले सोल्जर्स का कैप्टन है। जिंगजुन से कहता है जिंगजुन तुम्हें यंग मास्टर की बात माननी चाहिए, जाओ जाकर अंदर जाकर यंग मास्टर के साथ बैठ जाओ, मैं और अंकल वैंग यहीं पर बाहर ही रुकते हैं। ये लड़का जिंगजुन को पसंद करता है लेकिन जिंगजुन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो यंग मास्टर जिंगजुन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो ठीक है अंदर चल के बैठते हैं। वो बाकी सभी से भी कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सभी लोग निकलने वाले हैं। और वो सभी लोग अपनी घोड़ा गाड़ी को रेडी करते हैं और साथ में सोल्जर्स जो कि घोड़ों पर होते हैं वो सभी लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो भी थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो एक सोल्जर अंकल वैंग से कहता है अंकल वैंग सामने से कोई आ रहा है, लगता है कि हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, क्या हमें रुक कर देखना चाहिए। अंकल वैंग उसे कहते हैं अच्छा ठीक है रुको और जाके देखो कि आखिर वो क्या चाहता है। उनके सामने लिन फेंग खड़ा होता है। लिन फेंग उनसे कहता है प्लीज इंटरप्शन के लिए मुझे माफ करना लेकिन क्या तुम लोगों के पास 2 एक्स्ट्रा घोड़े हैं, क्या तुम मुझे 2 घोड़े दे सकते हो, उनके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो वैन किंग आगे बढ़ता है, लिन फेंग से कहता है सॉरी हमारे पास तुम्हारे लिए कोई भी एक्स्ट्रा घोड़े नहीं है, तुम जाओ जाकर कहीं और से जाकर अपने लिए घोड़े ढूंढो, हमारे पास नहीं है। लिन फेंग उनके पास देखता है तो उनके पास काफी सारे एक्स्ट्रा घोड़े होते हैं लेकिन वो उसे झूठ बोल रहा होता है। वैन किंग उसे कहता है तुम उस तरफ क्या देख रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा घोड़े नहीं है। इसी वक्त घोड़ा गाड़ी के अंदर से जिंगजुन बाहर निकलती है और उसे कहती है ब्रदर लिन फेंग क्या ये तुम हो। लिन फेंग भी जिंगजुन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिंगजुन जल्दी से घोड़ा गाड़ी से बाहर उतर आती है और उसे कहती है बिग ब्रदर लिन फेंग ये तो वाकई में तुम हो। वो उतरकर भागती हुई सीधी लिन फेंग के पास ही आ जाती है। लिन फेंग उसे कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम भी उस दिन वहीं पर थी उन सभी लोगों के साथ। जिंगजुन उसे कहती है जिस दिन यूनाई सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ था उसी दिन यंग मास्टर इंपीरियल कैपिटल जाना चाहते थे और मैं क्योंकि इनके सर्वेंट हूँ इसलिए मुझे भी इनके साथ जाना पड़ा, वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं भी यूनाई सेक्टर के बाकी लोगों के साथ ही मारी जाती। साथ ही वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और कहती है वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे गए, मैं अभी देख कर आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो। फिर साथ ही वो से कहती है बिग ब्रदर हान मैन के बारे में क्या तुम्हें उसके बारे में पता है, क्या वो भी मर गया। लिन फेंग उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है मुझे हान मैन के बारे में नहीं पता पर मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी जिंदा होगा, वो भी कहीं पर
बाहर होगा। यंग मास्टर भी उतर कर नीचे आ जाता है। यंग मास्टर वहाँ पर आकर देखकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर, तुमने इस बिचारी को फिर से रुला दिया, मैंने इसको इतनी मुश्किल से चुप करवाया था। और साथ ही वो गुस्से के साथ घूरकर लिन फेंग की तरफ देख रहा होता है। जिंगजुन उसे कहती है, यंग मास्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बिग ब्रदर लिन फेंग की वजह से परेशान नहीं हूँ, इसकी वजह से नहीं रो रही, बल्कि मैं तो अपने सेक्टर के लोगों की वजह से रो रही हूँ। साथ ही वो लिन फेंग के बारे में यंग मास्टर को बताती है कि इसका नाम लिन फेंग है और ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। यंग मास्टर भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और लिन फेंग से कहता है, ब्रदर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम जिंगजुन के दोस्त हो और इसके बड़े भाई हो, मेरा नाम डॉन फेंग है और मैं इसका यंग मास्टर हूँ। वैन किंग यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर आप इस बंदे के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस लड़के को भी अपने यूनाई सेक्टर के साथ ही मर जाना चाहिए था, ये अभी तक जिंदा है तो इसने अपने सेक्टर को धोखा दिया है, या फिर ये एक डरपोक है जो अपनी जान बचाकर भागा है, इसका मतलब ये एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जिंगजुन उसे कहती है, वैन किंग ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुम मेरे बिग ब्रदर के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकते हो। लिन फेंग उसे कहता है, जिंगजुन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सारी बातें सुनने की आदत है, मुझे बस 2 घोड़े उधार चाहिए क्योंकि मैं इंपीरियल सिटी की तरफ जा रहा हूँ। यंग मास्टर डॉन फेंग उसे कहता है, एल्डर ब्रदर क्योंकि तुम भी इस वक्त इंपीरियल सिटी की तरफ जा रहे हो और हम लोग भी इंपीरियल सिटी की तरफ ही जा रहे हैं, तो तुम्हें घोड़े लेने की क्या जरूरत है, तुम हमारे साथ ही सफर कर सकती हो। जिंगजुन उसे कहती है, यंग मास्टर ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही, ब्रदर लिन फेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर रास्ते में हमारे पर कोई अटैक करेगा तो बिग ब्रदर हमारी रक्षा करेंगे। वैन किंग ये बात सुनने के बाद जल्दी से जंप करते हुए उन दोनों के बीच में आ जाता है। लिन फेंग की तरफ देखकर कहता है, इस तरह का एक आवारा कुत्ता हमारी रक्षा क्या करेगा। साथ ही वैन किंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और लिन फेंग से कहता है, जरा गौर से देखो, इस वक्त मैं अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर हूँ, इस तरह की पावर्स कभी देखी भी नहीं होंगी, जबकि मैं इनके साथ हूँ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर इन सभी को तुम्हारी क्या जरूरत है। जिंगजुन उसे कहती है, वैन किंग तुम यहाँ पर मेरे ब्रदर की इंसल्ट कर रहे हो। वैन किंग उसे कहता है, तुम यहाँ पर एक अनजान आदमी की साइड क्यों ले रही हो, तुम्हें तो हमारी साइड लेनी चाहिए। जिंगजुन उसे कहती है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये मेरा दोस्त है। वैन किंग उसे कहता है, जिंगजुन मेरी बात का यकीन करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें यहाँ पर किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिंगजुन उसे कहती है, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। उसी वक्त यंग मास्टर आगे बढ़ता है, लिन फेंग से कहता है, ब्रदर चलो जल्दी से हम अपनी घोड़ा गाड़ी में अंदर चलते हैं और वहाँ पर चलकर बैठकर बात करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास बात करने के लिए एक और बंदा है। वैन किंग यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर अब डॉन फैमिली के यंग मास्टर हैं, आप इस तरह के एक अनजान बंदे को अपने साथ कैसे बैठने दे सकते हैं, आपका स्टेटस इससे ज्यादा हाई है। कि यंग मास्टर गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो, चुपचाप अपने घोड़े पर बैठो और अपना काम करो। तो वैन किंग भी उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। लिन फेंग यंग मास्टर से कहता है, लिटिल ब्रदर क्या तुम लोग थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो, मेरे साथ एक और कंपेनियन है, मैं उससे भी लेकर आता हूँ क्योंकि हम 2 लोग हैं। डॉन फेंग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं ब्रदर, चलो जल्दी से उसको भी ले आओ, हम सभी लोग एक साथ इंपीरियल सिटी की तरफ जाएंगे। लिन फेंग मैन किंग को लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। अंकल वैंग यंग मास्टर से कहते हैं, यंग मास्टर आपको नहीं लगता कि आपको एक कामन इंसान के साथ इस तरह नहीं बैठना चाहिए, वो तो एक आम सा इंसान है और आप एक यंग मास्टर हैं। डॉन फेंग उसे कहता है, अंकल वैंग आपको क्यों लगता है कि मैं एक यंग मास्टर हूँ, डॉन फैमिली का लड़का होने के मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ही महान मास्टर हूँ, मैं तो अपने आप को बस एक ऑर्डिनरी सा इंसान मानता हूँ। अंकल वैंग उसे कहते हैं, यंग मास्टर तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, अभी तुम्हें इस बारे में नहीं पता, ये दुनिया जितनी दिखाई देती है उससे बहुत ज्यादा बुरी है, हो सकता है कि ये बंदा कोई असैसिन हो और यहाँ पर गाड़ी में बैठने के बाद ही तुम्हारी जान ले ले। फिर अभी वो अपने साथियों को बुलाने के लिए गया हो, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, उसके वापस आने से पहले निकल चलते हैं। जिंगजुन अंकल वैंग से कहती है, अंकल वैंग आपको ब्रदर लिन फेंग के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उसने मेरी जान भी बचाई थी, वो एक असैसिन नहीं हो सकता। वैन किंग उनसे कहता है, एल्डर वैंग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं इन लोगों के साथ हूँ, चाहे वो अपने साथ कितने ही साथियों को लेकर क्यों ना आ जाए, मैं यंग मास्टर या जिंगजुन को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। और साथ ही हमारा वैन किंग इसी बारे में सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है, लिन फेंग एक बार तुम वापस आओ, उसके बाद मैं जिंगजुन के सामने तुम्हारी इंसल्ट करूंगा और उसके बाद जिंगजुन की नजर में मेरी अहमियत बढ़ जाएगी। थोड़ी देर के बाद हमारा लिन फेंग मैन किंग के साथ वहाँ से वापस आ जाता है। वैन किंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन जैसे उसकी नजर वहाँ पर मैन किंग के ऊपर पड़ती है तो वो भी खामोश हो जाता है क्योंकि मैन किंग है ही बहुत ज्यादा खूबसूरत। लिन फेंग वापस आने के बाद यंग मास्टर से कहता है, तुम सभी को मेरे लिए इतना इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इस लड़की का नाम मैन किंग है और हम दोनों ही इंपीरियल सिटी की तरफ जा रहे हैं। डॉन फेंग उसे कहता है, मेरा नाम डॉन फेंग है और फिर साथ ही वो कहता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो लोग जल्दी से जाकर घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठना स्टार्ट करते हैं। मास्टर कहता है, चलो जल्दी से घोड़ा गाड़ी के अंदर आ जाओ, बहुत ही जल्दी रात होने वाली है। साथ ही लिन फेंग अंकल वैंग को थैंक यू बोलता है, लेकिन अंकल वैंग उसे बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देते हैं। लिन फेंग घोड़ा गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। वक्त घोड़ा गाड़ी के अंदर लिन फेंग, मैन किंग, जिंगजुन और उनके साथ यंग मास्टर डॉन फेंग है, सिर्फ 4 ही लोग हैं। जिंगजुन लिन फेंग
फैंग से पूछती है, ब्रदर सिस्टर मैंकिंग से कहाँ मिले, तुम दोनों क्या एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? लिन फैंग उसे कहता है, मैंकिंग मुझे माउंटेन्स के अंदर मिली थी और तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। डॉन फैंग लिन फैंग से पूछता है, ब्रदर तुम लोग इंपीरियल सिटी की तरफ क्यों जा रहे हो, वहाँ पर तुम लोग क्या करने वाले हो? लिन फैंग उसे कहता है, क्योंकि इंपीरियल सिटी में बहुत सारे लोग हैं, इस वजह से मुझे इंपीरियल सिटी में जाना है, जहाँ पर तो अब कुछ भी नहीं बचा। फिर साथ ही लिन फैंग जिंगजुन से पूछता है, जिंगजुन तुम इंपीरियल सिटी की तरफ क्यों जा रही हो? जिंगजुन उसे कहती है, क्योंकि हमारे यंग मास्टर वहाँ पर जा रहे हैं। यंग मास्टर इंपीरियल सिटी में एक अकेडमी को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि ये वहाँ पर जाकर अकेडमी में स्टडी करेंगे, तो मैं इनके सर्वेंट हूँ, इसी वजह से मुझे भी इनके साथ ही जाना है। लिन फैंग उसे कहता है, इंपीरियल सिटी के अंदर क्या ये जूजू अकेडमी को ज्वाइन करने वाला है? यंग मास्टर उसे कहता है, नहीं, मैं सेक्रेट अकेडमी ऑफ जूजू को ज्वाइन नहीं करने वाला, बल्कि मैं एक दूसरी अकेडमी को ज्वाइन करने वाला हूँ, जिसका नाम ऑल हीवन अकेडमी है। डॉन फैंग लिन फैंग से कहता है, ब्रदर तुमने इस बारे में नहीं सुना होगा, मुझे नहीं लगता कि तुमने ऑल हीवन अकेडमी का नाम भी सुना होगा। ऑल हीवन अकेडमी में किसी को भी ऐसे एडमिशन नहीं मिलता, मेरे भाई ने मेरे लिए एक रिकमेंडेशन का लेटर लिखा है, इसी वजह से मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल रहा है। लिन फैंग उसे कहता है, तो तुम्हारा बड़ा भाई कौन है जिसने तुम्हारे लिए लेटर लिखा, क्या वो वाकई में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है? जिंगजुन उसे कहती है, हाँ मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ। हमारे यंग मास्टर का जो बड़ा भाई है वो जूजू इंपीरियल सिटी का सेकंड प्रिंस है, उसका नाम डॉन वूजा है। लिन फैंग उसे कहता है, तो इसका मतलब ये है कि यंग मास्टर रॉयल फैमिली का हिस्सा है। यंग मास्टर उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सी फैमिली का हिस्सा हूँ जो कि युनजैंग टाउन में रहती है। लिन फैंग उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, तुम्हारा बड़ा भाई जूजू रॉयल सिटी का सेकंड प्रिंस है, तुम अपने आप को रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं मानते। यंग मास्टर उसे कहता है, ये कुछ अर्सा पहले की बात है, जब हमारी फैमिली ने एम्परर के सामने कुछ ऐसी बात कर दी थी जिसकी वजह से फादर की फैमिली को यहाँ से निकाल दिया गया। कि हम लोग भी रॉयल फैमिली का हिस्सा हैं, लेकिन हमें फैमिली से निकाल दिया गया है और हमें युनजैंग टाउन के अंदर भेज दिया गया। उसके बाद से हमारे पास से रॉयल फैमिली होने का हक भी छीन लिया गया। इसी वजह से मेन फैमिली के लोग हमारी फैमिली को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते और हम लोग युनजैंग टाउन के अंदर एक ऑर्डिनरी फैमिली से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस हमारी फैमिली के साथ डॉन फैमिली का नाम लगा हुआ है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 54 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बैंडिट्स का सामना करेंगे, हम लोग मतलब हमारा लिन फैंग बैंडिट्स का सामना करेगा। तो एपिसोड 54 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फैंग और मैंकिंग दोनों ये कार्ड के अंदर बैठी होती हैं, जहां पर उनके साथ यंग प्रिंस होता है जिसका नाम डॉन फैंग है और उसके साथ जिंगजुन होती है। वो चारों वहीं पर बैठे होते हैं। लिन फैंग उनसे पूछ रहा होता है कि वो लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। तो डॉन फैंग उसे अपने बारे में बता रहा होता है कि वो ऑल ह्यूमन अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए रॉयल सिटी की तरफ जा रहा है और उसका भाई जूजू रॉयल सिटी का सेकंड प्रिंस है, उसने उसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख कर दिया है। जबकि डॉन फैंग की डॉन फैमिली को फैमिली से निकाल दिया गया है, इसी वजह से फैमिली के बाकी के सभी लोग इनकी फैमिली को बहुत ही कम नजर से देखते हैं। लिन फैंग डॉन फैंग की बात सुनने के बाद कहता है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अगर तुम रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं रहे, तो तुम्हें फैमिली से निकाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई बहुत ज्यादा आम इंसान बन गए हो। आम होना इतना भी बुरा नहीं होता। डॉन फैंग लिन फैंग से कहता है, ब्रदर जिंगजू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वहाँ पर जाने के बाद, इंपीरियल सिटी में जाने के बाद, मैं अपने ब्रदर से तुम्हारे बारे में कहूंगा, वो तुम्हारे लिए भी रिकमेंडेशन का एक लेटर बना देगा और तुम्हें भी ऑल ह्यूमन अकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सब लोग अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। किसी वक्त उनकी कार को एक झटका लगता है। वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी को क्यों रोक दिया गया। यंग प्रिंस बाहर निकलता और अंकल वैंग से कहता, अंकल वैंग अब क्या हुआ, आपने गाड़ी को यहाँ पर क्यों रोक दिया? कि अंकल वैंग सामने की तरफ देख रहे होते हैं। अंकल वैंग उसे कहते हैं, यंग मास्टर जल्दी से वापस अंदर चले जाओ, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक बाहर मत आना। लगता है कि हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। वहाँ पर उनके सामने काफी सारे बैंडिट्स होते हैं। उन बैंडिट्स ने एक चेयर को उठा रखा होता है और उस चेयर के ऊपर लीडर होता है। तो गार्ड में से एक बंदा आगे बढ़ता है और एल्डर वैंग से कहता है, एल्डर वैंग अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो बैंडिट्स लगते हैं, लगता है ये हमें लूटने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। मास्टर वैंग उसे कहते हैं, जाओ जाकर उनके साथ निगोशिएट करने की कोशिश करो, उनसे बात करो, देखो कि वो क्या कहते हैं। तो वो गार्ड एल्डर वैंग की बात सुनने के बाद सीधा जाकर उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो उन गुंडों की तरफ से सामने एक लड़का खड़ा होता है। वो उसके सामने जाकर कहता है, प्लीज सर हमें यहाँ से गुजरने दें, अगर आप चाहे तो हम लोग आपको माल में से कुछ दे सकते हैं। उसके सामने जो टपोरी खड़ा होता है वो उसे कहता
कहता है मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या तुम मेरे थोड़ा सा करीब आ सकते हो। गार्ड बेचारा उसके करीब हो जाता है और उसे कहता है प्लीज सर हमें यहाँ से गुजरने दे। तो गार्ड उसके करीब पहुंचकर इतनी बात करता है, उसी वक्त वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उस गार्ड बेचारे की गर्दन काट देता है। एल्डर वैंग और वैन किंग दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो वो गुंडा उस गार्ड को मारने के बाद उन सभी से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आकर हमसे बात कर सके। एल्डर वैंग अपने पास एक बंदे को भेज दिया है जो अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ता है और उसके ऊपर गोल्ड के काफी सारे प्लेट्स रखे होते हैं। सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज इसको एक्सेप्ट करो। टपोरी उस गोल्ड प्लेट को उठाता है और उसको चेक करने के बाद कहता है कि अब तुम लोगों को बात करने का तरीका आ गया है, चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो वो गार्ड से कहता है प्लीज सर हमें यहाँ से जाने दें, अगर आप हमें यहाँ से जाने देंगे तो ये सारा गोल्ड आप रख सकते हैं। तो वो टपोरी फिर से अपनी तलवार उठाता है और इस गार्ड को भी मारने लगता है, जबकि उसी वक्त उनका बॉस उसे कहता है इस लड़के को मेरे पास भेज दो। टपोरी अपने बॉस से कहता है ठीक है बॉस मैं इसको भेजता हूँ, और वो उसे कहता है जाओ और जाकर बॉस के पास खड़े हो जाओ। वो गार्ड बेचारा सीधा जाकर बॉस के पास खड़ा हो जाता है। बॉस पहले तो उसे थोड़ी देर तक घूर घूर कर देखता है, वो बेचारा गार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो बॉस आगे बढ़ता है और उस गार्ड की थोड़ी से उसको पकड़ता है, फिर साथ ही उसके काफी ज्यादा करीब हो जाता है, फिर उसके कान के पास जाकर उसको सूंघता है, फिर साथ ही उसके कान को चाटता है। सब कुछ करने के बाद वो कहता है मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ये मेरे टाइप का नहीं है, इससे तो अच्छा है कि इसको मार दिया जाए। और जैसे वो इतना कहता है वहाँ पर उसके जितने टपोरी साथी होते हैं वो उस बेचारे गार्ड को भी वहीं पर घेर लेते हैं। इसी के साथ उस गार्ड बेचारे के चिल्लाने की आवाज आती है। अंकल वैंग और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। जिंगजुन पर्दा हटाती है और बाहर निकलकर देखती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उन लोगों ने दूसरे गार्ड की सर को भी काट दिया होता है और उस टपोरी ने उस दूसरे गार्ड का सर काटने के बाद उसको अपने हाथ में पकड़ा होता है। जिंगजुन ये देखने के बाद बहुत सा घबरा जाती है, जबकि उस टपोरी की नजर जिंगजुन के ऊपर पड़ती है और कहता है लगता है कि इनके पास अंदर काफी अच्छा माल है, और वो सर को वहीं पर फेंक देता है और भागता हुआ जल्दी से उस कार्ड की तरफ आगे बढ़ता है। टपोरी भागता हुआ सीधा उस कार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि उसने जिंगजुन को देख लिया था। वैन किंग जो कि गार्ड्स का कैप्टन है वहाँ पर रास्ते में खड़ा होता है, लेकिन वो जरा भी हरकत नहीं करता। वैन किंग कहता है मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो ये बाकी के सभी लोग मिलकर हम सभी को मार डालेंगे, इसलिए ज्यादा बेहतर यही है कि हम लोग चुपचाप रहें और इन्होंने जो करना है वो कर ले, और उसके बाद हम लोग यहाँ से आसानी से निकल पाएंगे। और वैसे भी घोड़ा गाड़ी के अंदर जिंगजुन से ज्यादा खूबसूरत एक लड़की है, जैसे ये गुंडा अंदर देखेगा वो जिंगजुन की बजाय उस लड़की को पसंद करेगा। तो वो टपोरी भागता हुआ घोड़ा गाड़ी के करीब पहुंच जाता है और कोई भी गार्ड उसको रास्ते में रोकता नहीं, और जाती वो अंकल वैंग को किक मारते हुए घोड़ा गाड़ी से नीचे फेंक देता है और पर्दे को हटाता है। जैसे वो पर्दे को हटाता है उसी वक्त अंदर से उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक पड़ती है। बाकी के सभी लोग भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो टपोरी उड़ता हुआ घोड़ा गाड़ी से काफी दूर जाकर गिरता है। वैन किंग लिन फेंग से कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर हम सभी को मरवा दोगे। जबकि लिन फेंग घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आता है और जिंगजुन से कहता है जिंगजुन मैन किंग तुम दोनों अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। तो उसी वक्त अंकल वैंग भागते हुए उस बंदे के पास जाते हैं, उस टपोरी के पास। वो से कहते हैं सर क्या आप ठीक हैं, प्लीज हमें माफ करना, हम इस बंदे को नहीं जानते, ये तो रास्ते में कहीं से हमारे साथ चिपक गया है, सिर्फ एक पैसेंजर है, एक स्ट्रेंजर है, हम इसको नहीं जानते। प्लीज अगर आप इसको मारना चाहते हैं तो उसको मार सकते हैं, बाकी किसी को मत मारना। वैन किंग भी लिन फेंग से कहता है तुम तो हम सभी को मरवाना चाहते हो, तुम्हें किसने कहा था कि इसके ऊपर अटैक करो, अब ये सभी को मार डालेंगे। कि हमारा लिन फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमने तो कहा था कि तुम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्या तुम जिंगजुन को इस तरह प्रोटेक्ट करोगे इन सभी के सामने माफी की भीख मांगकर। वैन किंग भी इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो आगे से कुछ भी नहीं कहता। उसे पता होता है कि वो जिंगजुन को इम्प्रेस करने के लिए अगर यहाँ पर इन गुंडों से फायर करेगा तो वो बिला वजह मारा जाएगा। टपोरी अपने बॉस से कहता है बॉस जल्दी से अपने साथियों को ऑर्डर्स दो, हम इस लड़के को मारना चाहते हैं। वहाँ पर बॉस के पास जो गुंडे खड़े होते हैं वो भी कहते हैं बॉस जल्दी से ऑर्डर दो, हम इसको मार डालते हैं। जबकि बॉस उनसे कहता है नहीं नहीं इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लगता है कि मुझे मेरी टाइप का बंदा मिल गया है। तो लिन फेंग उस गुंडे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अपने लोगों को अपने साथ लो, यहाँ से दफा हो जाओ या फिर अपने लोगों के साथ यहीं पर मर जाओ, जल्दी से चूज करो तुमने क्या करना है। अंकल वैंग जो कि वहीं पर बैठे होते हैं वो लिन फेंग से कहते हैं यंग मैन बहुत हो गया, तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर हम इनको अपोज करेंगे तो ये हम सभी को मार डालेंगे। टपोरी भी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, अपनी मार्शल सोल को रिलीज करते हुए लिन फेंग से कहता है तुमने यहाँ पर मुझे किक क्या मार ली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। जैसे वो वहाँ पर उठकर खड़ा होता है उसी वक्त लिन फेंग अपनी तलवार को निकालकर उसकी तरफ सामने करता है। लिन फेंग की तलवार उसके सर के पास जाकर रुक जाती है, उसकी तलवार के अंदर से फोर्स निकलती है जो कि बड़ी स्पीड से निकलती है। बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने यहाँ पर किया क्या। असल में लिन फेंग ने जब उसकी तरफ तलवार को किया था तो उसकी तलवार के अंदर से फोर्स निकली थी और वो फोर्स इतनी स्पीड के साथ निकली थी वो उस टपोरी के सर के आर पार हो जाती है, साथ ही वो टपोरी वहीं पर नीचे गिर जाता है। ना सिर्फ वो टपोरी बल्कि उसके पीछे जितने गुंडे खड़े होते हैं एक लाइन में वो सारे के सारे मर जाते हैं, क्योंकि वो फोर्स उन सभी के सर के अंदर से भी निकलती है। बॉस ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये बंदा तो काफी
ज्यादा कमाल का है। इसने सिर्फ अपनी तलवार को घुमाते हुए फोर्स के साथ ही बहुत सारे लोगों को मार डाला। बाकी के सारे गुंडे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं इसने सिर्फ एक ही अटैक से हमारे बहुत सारे भाइयों को मार डाला, लोग इसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसको मारना होगा। जबकि लिन फेंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनसे कहता है अगर तुम सभी लोगों में इतनी हिम्मत है तो फिर जल्दी से आओ और मुझे मार कर दिखाओ। वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिंगजुन घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठी सोच रही होती है, हाँ मुझे पता है कि ब्रदर लिन फेंग काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि इतने सारे गुंडों का अकेला मुकाबला कर सके। जबकि जिंगजुन वहाँ पर मैंकिंग की तरफ देखती है और कहती है ये लड़की इतनी ज्यादा शांत कैसे है, जबकि इसे पता है कि हमारे पर गुंडों ने अटैक किया है। ये लड़की कहाँ से आई है और ये लिन फेंग की क्या लगती है, कहीं ये उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। जिंगजुन कहती है मैं यहाँ पर बैठी नहीं रह सकती, मुझे भी वहाँ पर जाकर लिन फेंग की हेल्प करना होगी। वो जैसी घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलने लगती है उसी वक्त वैनकिंग वहाँ पर आता है और उसे कहता है जिंगजुन तुम कहाँ पर जा रही हो। जिंगजुन उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो तुम्हें तो जाकर ब्रदर लिन फेंग की मदद करनी चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों हो। वैनकिंग उसे कहता है उस कमीने लड़के ने उन सभी को जानबूझकर प्रोवोक किया है, अब उसे अकेले ही उनसे फाइट करना होगी, हमारा कोई भी बंदा उसकी मदद नहीं करेगा। जहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, अगर तुम यहाँ पर चुपचाप बैठी रहोगी तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ से भागने का, जबकि वो लड़का उन सभी को वहाँ पर बिजी रख रहा है। जिंगजुन उसे कहती है हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं, तुम्हें पता है कि ब्रदर लिन फेंग वहाँ पर फाइट कर रहा है, हमें जाकर उसकी हेल्प करनी है, हम उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि वो यहाँ पर हम सभी के लिए फाइट कर रहा है ताकि वो हम सभी को प्रोटेक्ट कर सके, हम उसको यहाँ पर नहीं छोड़कर जा सकते। वैनकिंग उसे कहता है लगता है कि तुम मरना चाहती हो, जो कि वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए जाने वाली हो। जबकि जिंगजुन उसे कहती है मेरे रास्ते से हटो, मुझे वहाँ पर जाने दो। वैनकिंग उसे जाने नहीं देता बल्कि वो अपने हाथ को उसकी गर्दन पर मारता है जिससे जिंगजुन वहीं पर बेहोश हो जाती है। यंग मास्टर उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको क्यों मार रहे हो। वो आगे बढ़ता है, वो उसके सर में भी मारता है और उसको भी बेहोश कर देता है और उनसे कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम दोनों को यहीं पर चुपचाप बैठना होगा, अब तुम दोनों यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। दोनों को क्योंकि बेहोश कर देता है। अब वो उस लड़की की तरफ देखता है, मैंकिंग की तरफ। मैंकिंग से कहता है मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता, अगर तुम चुपचाप यहाँ पर बैठी रहोगी तो तुम भी हमारे साथ यहाँ से निकल सकती हो, फिर तुम भी यहाँ पर नीचे उतर जाओ और अपने दोस्त के साथ वहाँ पर जाकर उन लोगों के हाथों से मर जाओ। लेकिन मैंकिंग वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। मैंकिंग को वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है, उसे लगता है जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स वहाँ पर बर्फ से जम रहे हैं। मैंकिंग की तरफ देखता और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी पावर्स को रिलीज कर रही है। तो मैंकिंग उसकी तरफ घूर कर देख रही होती है, में ये पावर्स वही रिलीज कर रही होती है। वो उससे कहती है जब तक लिन फेंग वापस नहीं आता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए इंतजार करो, जब तक वो वापस आएगा तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। वैनकिंग बेचारा वहाँ पर कांपते हुए वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स बर्फ से जम जाएंगे, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मैंकिंग से कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंकिंग वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज कर देती है। वैनकिंग कहता है आज ये दोनों आए कहाँ से हैं, दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग का सामना कुछ बैंडिट्स के साथ होता है, तो लिन फेंग उन बैंडिट्स के साथ फाइट करने के लिए अकेला ही आगे चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में लिन फेंग की फाइट दिखाई जाती है। वो सारे बैंडिट्स मिलकर लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा था और उनमें से काफी सारों को मार देता है। लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाकर उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो उसी वक्त एक बंदा आगे से निकलता है। वो उसकी तलवार को अपने बड़े से हाथ में पकड़ लेता है और लिन फेंग से कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम अपनी तलवार के बिना क्या कर पाते हो। कि हमारा लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को पीछे की तरफ स्लैश लगाता है, साथ ही उसकी उंगलियां भी काट देता है, जिससे वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है। लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है, तो उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी सिर्फ एक ही अटैक से मारे जाते हैं। लिन फेंग यहाँ पर अपनी स्वर्ड ऑफ लाइफ टेकिंग मूव को यूज कर रहा है और एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी तलवारें निकलती हैं कि उनमें से एक तलवार उड़ती हुई सीधी जाकर बॉस के बाजू के अंदर भी दंस जाती है। बॉस तो काफी ठगी किस्म का इंसान है, वो बाजू के अंदर से उस तलवार के टुकड़े को बाहर निकालता है और उसके ऊपर लगे हुए ब्लड को चाटना शुरू कर देता है। यहाँ पर लिन फेंग ने अपनी स्वर्ड ऑफ लाइफ टेकिंग मूव को यूज करते हुए काफी सारे बैंडिट्स को एक ही बार में मार दिया, जिसकी वजह से बाकी के सभी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और सभी उसके आसपास खड़े होते हैं। लिन फेंग उन सभी से कहता है अब तुम सभी लोग डर कर वहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो जल्दी से आ जाओ और मेरे साथ फाइट करो। तो उन गुंडों में से एक गुंडा कहता है मुझे नहीं पता था कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे तो हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चलो जल्दी से अपनी फॉर्मेशन बनाते हैं। और वो बाकी सभी से कहता है फॉर्मेशन बनाओ। वहाँ पर फॉर्मेशन बनाने
का कहता है वो सभी लोग उसके आसपास काफी दूर तक चले जाते हैं और एक गोल दायरे में भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे वो सभी लोग वहाँ पर गोल दायरे में भागते हैं तो नीचे से बहुत सारी मिट्टी उड़ती है और वहाँ पर एक स्मोक स्क्रीन बन जाती है। लिन फेंग अपने आसपास देखता है और कहता है क्या ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये आसपास धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं ताकि मुझे कुछ दिखाई न दे। इसी धूल मिट्टी के अंदर से एक तलवार उड़ती हुई आती है और लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि उसी वक्त सामने से भी एक और तलवार उड़ती हुई आती है। लिन फेंग उस तलवार के अटैक को भी ब्लॉक करता है। लिन फेंग कहता है तो ये लोग यहाँ पर स्मोक स्क्रीन बनाकर मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी तलवार जहाँ से फेंकी थी, लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए उस धुएं वाली जगह पर चला जाता है और वहाँ पर अपनी तलवार से अटैक करता है। तो वहाँ पर 3-4 बैंडेट्स छुपे होते हैं, उन सभी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है तो वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। उसी वक्त पीछे से एक बैंडेट निकलता है और वो लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ हटता है तो पीछे भी काफी सारे बैंडेट्स होते हैं और वो भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। लिन फेंग उनके अटैक को ब्लॉक करता है। उसी वक्त 2 बैंडेट्स पीछे की तरफ से उसकी कमर के ऊपर स्लैश लगाकर निकल जाते हैं और फिर से जाकर उसी धूल मिट्टी में छुप जाते हैं। तो हमारा लिन फेंग कहता है ये लोग तो काफी अच्छे से फॉर्मेशन बनाकर आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर आपस में काफी अच्छे से तालमेल बना रहे हैं और कहीं से भी निकल कर मेरे पर अटैक कर रहे हैं। ये सभी लोग बैंडेट्स हैं और काफी ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन इनके अटैक्स काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। लिन फेंग अपनी सेलेस्टियल मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है अपनी आंखों के अंदर और सामने धुएं की तरफ देखता है तो धुएं के अंदर उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है कि वो सभी लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। वहीं पर उसे 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि धुएं के अंदर रस्सी पकड़कर खड़े होते हैं। लिन फेंग कहता है अब ये 2 बेवकूफ यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दोनों ही सामने की तरफ भाग रहे होते हैं। रस्सी को लेकर लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लिन फेंग अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए इस रस्सी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ उस रस्सी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया होता है, जिसकी वजह से वो उस रस्सी को काट नहीं पाता। वो लोग भागते हुए लिन फेंग को उस रस्सी के अंदर लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी वो रस्सी लिन फेंग की बॉडी के साथ टच करती है, वो दोनों भागते हुए आगे गुजर जाते हैं और उसके आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पर लिन फेंग को उस रस्सी के अंदर बांध दिया है। जैसे वो लिन फेंग को रस्सी में बांध लेते हैं वो साथ ही चिल्लाकर अपने बाकी के साथियों से कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो, और वो सभी लोग धुएं के अंदर से निकलते हैं। जंप करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। वो लोग चारों तरफ से निकल रहे होते हैं और चारों तरफ से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि लिन फेंग अब अपने हाथों को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ रस्सी के अंदर बंधे हुए हैं। जैसे वो वहाँ पर लिन फेंग के करीब पहुँचते हैं, लिन फेंग उसी वक्त अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करने लगता है। ऐसे वहाँ पर अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट को रिलीज करने लगता है। उसी वक्त बॉस लिन फेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने छाते को खोलकर उन सभी के अटैक के वहाँ पर अपने छाते के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। कि नीचे वाले जितने लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी तलवारों को वहीं पर रोक देते हैं। जब वो देखते हैं कि उनका बॉस वहाँ पर सामने आकर खड़ा हो गया है, वो उसे कहते हैं बॉस तुम यहाँ पर क्यों हो। ऊपर वाली साइड से जंप करते हुए जितने भी अपनी तलवार के साथ उस छाते के ऊपर अटैक करते हैं वो सभी लोग बॉस तक घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपनी तलवार को क्योंकि इसके छाते के साथ टकरा दिया है, अब ये नहीं बचेंगे। इससे काफी सारी एनर्जी निकलती है और वो सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। बॉस वहाँ पर लिन फेंग के सामने खड़ा होकर उन सभी से कहता है चलो जल्दी से इस रस्सी को खोल दो, तुम लोगों ने इसको बांधा क्यों हुआ है। एक गुंडा बॉस से कहता है बॉस हम लोग इसको यहाँ पर नहीं खोल सकते, हमने बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पर बांधा है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। जबकि बॉस उसको एक जबरदस्त किक मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है और कहता है बेवकूफो, मैंने कहा कि जल्दी से इस रस्सी को खोलो, मैंने तुम्हें से किसी को भी इसको मारने का ऑर्डर नहीं दिया, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर अटैक करने की, वो भी मेरे बिना मेरे ऑर्डर्स के, जल्दी से इसकी रस्सी को खोलो और पीछे हट जाओ। फेंग उस बॉस से कहता है इसकी जरूरत नहीं है और साथ ही वो अपने बाजू को खोलता है तो उस रस्सी को तोड़ देता है। बॉस से कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, तुमने अपने साथियों की जान बचा ली, वरना ये सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले थे। बॉस जैसे वहाँ पर लिन फेंग को घूर कर देखता है तो उसी वक्त उसे महसूस होता है कि ये बंदा वाकई में मेरी टाइप का है। वो लिन फेंग से कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम अपनी सोल लेयर पर हो, तुमने यहाँ पर मेरे बहुत सारे लोगों की जान ली है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक के साथ तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्ग इंसान को यहाँ पर मारना ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे राइट हैंड मैन बन सकते हो, अगर तुम यहाँ पर मेरी हर बात को मानोगे, जिस तरह मैं तुमसे कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करते हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरी पोजीशन मिल जाए और मैं तुम्हें फॉलो करूँ, तुम हमारे बॉस बन जाओ। तो जल्दी से सोचो कि तुमने यहाँ पर क्या फैसला करना है। लिन फेंग उसे कहता है मुझे तुम्हारी इस ऑफर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ, तुम हम सभी को यहाँ पर से चुपचाप जाने देती हो तो मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इस ऑफर के बारे में सोचो जो मैंने तुम्हें अभी दी है। बॉस लिन फेंग की बात सुनने के बाद कहता है अब तो मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है, ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो वो लिन फेंग से कहता है तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम्हारे अलावा सभी को मार डालूंगा। लिन फेंग अपनी तलवार निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि बॉस अपने छाते को खोलकर उसकी तलवार के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। बॉस लिन फेंग से कहता है लगता है कि तुम हमें यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहते, चलो ठीक है तुम हमें ज्वाइन मत करो, लेकिन तुम्हारी यही वाली बात तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, जैसे वाइल्ड बीस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर्स के साथ टेम करूंगा और उसके बाद तुम्हें अपना पालतू बना लूंगा। लिन फेंग ने अपनी तलवार को जब
उसके छाते के साथ टकराया था तो उसके छाते के अंदर से उतनी ही फोर्स के साथ तलवार का टैग बाहर की तरफ निकलता है। लिन फेंग उस टैग को वहाँ पर ब्लॉक करता है, फिर साथ ही वो अपनी 8 पाम ऑफ द डेसोलेशन मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। बॉस अपने छाते को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। इसी वक्त बॉस के गुंडों की तरफ भी दिखाते हैं। वो सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और कहते हैं क्या हमें यहाँ पर बॉस की हेल्प करनी चाहिए। तो गुंडा उसे कहता है नहीं, तुम्हें पता है ना जब बॉस अकेले फाइट करते हैं तो कोई भी उनका साथ दे तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए हम में से कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता, हम दूर खड़े होकर देखते हैं। तो लिन फेंग ने जब अपनी 8 पाम ऑफ द डेसोलेशन मूव को यूज करते हुए बॉस के ऊपर अटैक किया था, उसी वक्त धुआं हटने के बाद सामने से वही 8 पाम ऑफ द डेसोलेशन मूव उसकी तरफ दोबारा से रिलीज होता है। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या इसने 8 पाम ऑफ द डेसोलेशन मूव को भी मास्टर किया हुआ है, यहाँ पर सेम अटैक को कैसे यूज कर सकता है। तो लिन फेंग वहाँ पर अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है तो लगता है जहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज कर रहा है, इसकी मार्शल स्पिरिट जहाँ पर मेरे अटैक्स को वापस कॉपी कर रही है, दोबारा से उन्हीं मूव्स के साथ ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर इस तरह अटैक नहीं कर सकता। अगर मैंने इसके ऊपर किसी पावरफुल अटैक के साथ अटैक किया तो वही अटैक वापस से मेरे ऊपर आ जाएगा। वहीं पर खड़े खड़े लिन फेंग अपनी तीसरी मार्शल स्पिरिट जो कि इल्यूजनरी बीस्ट वाली होती है उसको यूज करता है और इल्यूजन क्रिएट करता है। बॉस उसके सामने खड़ा होता है। लिन फेंग को लगता है कि वो उसके इल्यूजन में फंस चुका है और वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिन फेंग कहता है मैंने अपनी इल्यूजनरी बीस्ट वाली मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए इसको कंफ्यूज कर दिया है, अब मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को घुमाता है, बॉस के ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन उसी वक्त बॉस उसकी गाल के ऊपर आकर टच करता है। फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी वक्त लिन फेंग को समझ आती है कि असल में लिन फेंग ने उसको अपनी इल्यूजन के अंदर ट्रैप नहीं किया था, बल्कि वही अपनी इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो गया था। लिन फेंग जल्दी से अपनी तलवार को घुमाता है तो बॉस जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। चढ़ने के बाद बॉस लिन फेंग से कहता है लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मेरी पैरासोल कि मेरे पास जो मार्शल स्पिरिट है वो हर किस्म के मूव्स को कॉपी कर सकती है, चाहे तुम यहाँ पर किसी किस्म की इल्यूजन ही क्यों ना क्रिएट कर लो, मार्शल सोल उसको भी कॉपी कर लेगी, इसलिए तुम मेरे सामने अब कुछ भी नहीं कर सकते। फिर साथ ही बॉस उसे कहता है मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि मैं इस वक्त सोल लेयर के 4th लेवल पर हूँ। तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर तो लगता है कि तुम अभी तक अपनी सोल लेयर के 2nd लेवल पर हो। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ एक सोल लेयर के 4th लेवल के बंदे को मारना चाहते हो। तो लिन फेंग उसके सामने खड़े खड़े अपने शैडो क्रॉस मूव को यूज करता है तो उसके सामने वो शैडो बनकर गायब हो जाता है। बॉस भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये कहाँ पर चला गया। बॉस अभी वहीं पर खड़ा ये देख रहा होता है कि लिन फेंग उसके सामने से गायब होने के बाद उसके पीछे वाली साइड पर आ जाता है और पीछे वाली साइड पर आने के बाद वो अपनी तलवार को बॉस की बॉडी के अंदर दंसा देता है। ये सभी गुंडे भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लिन फेंग उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मेरी कल्टीवेशन तुमसे काफी ज्यादा लो है, लेकिन मेरा ये वाला स्पेशल मूव ये काफी है तुम्हारी जान लेने के लिए, क्योंकि तुम यहाँ पर अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे थे। मैंने यहाँ पर एक ऐसे मूव को यूज किया जिसको मैंने पहले कभी यूज नहीं किया और तुमने भी इस मूव को पहले नहीं देखा होगा, इसी वजह से तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो बॉस को यहाँ पर पता चल चुका है कि वो मर चुका है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर लिन फेंग की तलवार घुसी हुई है। लिन फेंग से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो, मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। लिन फेंग उसे अपना नाम बताता है। बॉस जल्दी से अपने पास से टोकन निकालता और कहता है लिन फेंग ये टोकन अपने पास रखो, ये तुम्हारा गिफ्ट है क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे अपना नाम बताया है। मरने से पहले मैं तुम्हारे जैसे इंसान से मिल सका, अब मुझे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है। और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। मरने से पहले वो लिन फेंग से कहता है मेरी एक फाइनल एडवाइस को अपने ज़हन में बिठा लो, इसे जल्दी इस जगह से निकल जाओ क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। और इतना कहते ही वो बॉस वहीं पर मर जाता है, जबकि अंकल वैंग वहीं पर खड़े दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। बॉस के मरने के बाद वो सारे के सारे गुंडे वहीं पर लिन फेंग के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। लिन फेंग उन सभी से कहता है अब तुम सभी लोगों को क्या चाहिए। तो सभी गुंडे उससे कहते हैं हमारे बॉस मर चुके हैं और बॉस का टोकन तुम्हारे पास है, तो मतलब अब तुम हमारे बॉस हो, जल्दी से हमें कमांड दो, हमें क्या करना है। लिन फेंग उन सभी से कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली है और बहुत सारे लोगों को लूटा है। मुझे तुम्हारे जैसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। अगर तुम सभी लोग मुझे अपना बॉस मानते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें ऑर्डर दूं, तो मेरा पहला ऑर्डर यही है कि दोबारा कभी भी जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। सभी लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। यहीं पर हमारी एपिसोड 56 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।